चलो देखो, कल अपने लोग ना थ्योरी निपटा चुके थे, क्या कहते हैं, इस चैप्टर की, मृदाओं वाले चैप्टर की। ठीक है, आज जो करेंगे उसकी प्रैक्टिस सेट से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम सब लोग को पता है, कल अपने लोगों ने पढ़ा था कि जो अपने उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्र है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में जो है उनके लिए बांटा गया है, यानी उनका विभाजन जो किया गया है वो कितने वर्गों में है, 3 वर्गों में किया गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र की मृदा में किन फसलों की खेती की जाती है। देखो यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि हम सब लोग जानते हैं कि तराई वाला क्षेत्र होता है, तराई वाले क्षेत्र में अगर मुख्य तौर पर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं तराई का क्षेत्र वह कहलाता है जहां पानी की उपलब्धता क्या हो, ज्यादा हो, और पानी की उपलब्धता ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कैसी फसल की जाएंगी, जो पानी की ज्यादा उपलब्धता में भी कोई बेकार ना हो, खराब ना हो। और अगर मुख्यतः बात करें जो अपने यहाँ फसल होती है, गेहूं को कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पानी हम लोग किस फसल में लगाते हैं, गन्ना में लगाते हैं और धान में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, गन्ना में और धान में। देखो गेहूं और ज्वार की बात करी जाए तो इन दोनों को कम पानी चाहिए, ज्वार तो बहुत कम पानी में हो जाता है, गन्ना और गेहूं तो गेहूं को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, चलो गन्ने को जरूरत है, ज्वार और मक्का दोनों को भी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती है गन्ना, ये भी पानी से खराब नहीं होगा, कितना भी लगा दो, धान भी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डी सही होगा, गन्ना और धान। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में की मृदा में किस प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, गन्ना और धान प्रकार की, यानी इन दो कहतियों की जो है करी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, रेगिस्तानी मृदा या क्षारीय मृदा। देखो हाँ, सबसे ज्यादा बात करें तो कहीं काली मिट्टी तो हमारे यहाँ होती नहीं है, सीधी सी बात है। काली मिट्टी ज्यादातर जो बनती है वो कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टानों के निर्माण से बनती है, यानी काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों का या ज्वालामुखी चट्टान हम लोग उसको कह सकते हैं, उनसे ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात करें रेगिस्तान, तो हमारे यहाँ बालू की ज्यादा कोई मात्रा ही नहीं है, तो रेगिस्तान वाला भी नहीं है, क्षारीय भी नहीं है, चूने ऊने की बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है। ठीक है, तो किस प्रकार की मृदा बची हमारी, जलोढ़ प्रकार की मृदा बची। और यही तरीका होता है जो हमारा ऑप्शन होता है उसको एलिमिनेट करने का। कैसे करके, देखो मान के चलो कि इस क्वेश्चन में हमारे लिए कोई आंसर नहीं पता, क्या आंसर हो सकता है, तब एलिमिनेशन जो होता है उस पद्धति को अपनाते हैं। जब भी पेपर तुम्हारा देना होगा तब इस काम को तुम करके देखना, उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे सही जाएंगे। ठीक, देखो सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा, एक तरीका बता रहा हूं तुम्हें कि अगर मेन एग्जाम में तुम जब भी बैठ रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमें किस प्रकार से लगाना है या उसका आंसर नहीं आता है, बस लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, देखो काली मृदा की बात करी जाए, यही तरीका अपनाना है, इसी तरीके से पैटर्न पे काम करना है। काली मृदा देखी नहीं, अपनी तरफ हो ही नहीं रही है। दूसरा, काली मृदा का निर्माण किससे होता है, तो आग्नेय चट्टानों से होता है, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। ठीक, दूसरी आती है हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा, ये शायद हो सकती है, ऐसे मान लो। फिर आती है रेगिस्तानी, ये तो है ही नहीं हमारे यहाँ पर, रेगिस्तान में ही होगी रेगिस्तानी वाली मृदा। फिर आई क्षारीय, तो हमारे यहाँ की जो फसल होती है वो क्षारीय फसलें नहीं होती हैं ज्यादातर। ठीक है, या कह सकते हैं हमारे यहाँ की फसल होती है उन्हें चूने वूने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, या हमारे यहाँ की मृदा होती है उसमें बहुत ज्यादा चूना नमक वगैरह नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भले ही चाहे हमें पता था या नहीं पता था। एक तुक्का लगाने का तरीका है, देखो पॉजिटिव तरीके से तुक्का लगाओगे तो कामयाब होगे, और सिर्फ मनचाहे तरीके से लगा दोगे तो कामयाबी होने की चांस जो है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक, क्या चीज, देखो जहां तक अगर बात करें तो मैं बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि क्वेश्चन कम हुए हैं, क्वेश्चन कम हुए हैं और तुम्हें लगता है कि 50% भी हमारा आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहा है, तो तीसरे ऑप्शन पर, तीसरे का मतलब है सबसे पहले तुक्का लगा, सबसे पहले वो क्वेश्चन करने होते हैं जो हमें क्लियर पता हो। ठीक, उसके बाद वो क्वेश्चन करने होते हैं जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट हो, यानी 2 तो क्लियर है कि इन दोनों में से कोई नहीं होगा, लेकिन 2 में क्या होगा, डाउट होगा, फिर उनको लगाना है। फिर जब इसके बाद भी समय बचता हो, क्वेश्चन कम होते हैं तुम्हारे और तुम्हें लग रहा है कि वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तब जाकर के हम क्या काम करते हैं, तब जाकर 3 ऑप्शन वाले पे तुक्का लगाते हैं। 3 ऑप्शन का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा या जो भी होता है, उन 3 में से एक क्लियर हो, कुछ ये नहीं होगा, बाकी इन 3 में से कोई हो सकता है, तब तीसरे नंबर पर ये आते हैं। और जब चारों में से कोई क्लियर नहीं होता है तब सीधी सी बात हम तुक्का नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी तुक्का लगाओगे तो चांस जो है उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे तुम्हारे, प्रायिकता का नियम तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से चलो अगली बात करते हैं। जलोढ़ मृदा में से किस रसायन की प्रचुरता रहती है, यानी ज्यादातर जो रसायन है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, देखो अगर हमारे यहाँ की फसलों की बात करी जाए तो ज्यादातर ऐसी फसलें होती हैं जिनमें पोटास की मात्रा बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
हम लोग बहुत सारी फसलें करते हैं और मार्केट से पोटास लेकर के आते हैं, ठीक है, फिर उसको यूरिया वगैरह मिलाते हैं, उसको छिड़कते हैं और कहीं ना कहीं उससे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, फसलें बेहतर हो जाती हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ की जो मृदा है वो वैसे ही उपजाऊ मानी जा रही है और कुछ फसलों के लिए बेहतर है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो मृदा है उसमें किस चीज की मात्रा अधिक है, पोटास की मात्रा अधिक है। लेकिन किसी और में पोटास का ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा, पोटास एवं चूने की मात्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां की मृदा को क्या कहा जाता है, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन 2 बांगर, भूड़ या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अच्छा बताओ अजय। अजय, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होती है। कल मैंने तुम्हें बताया था बांगर मृदा वह मृदा होती है जहां पर बाढ़ का पानी है, नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वहां बांगर वाला क्षेत्र होता है। कल भी बात हुई थी यमुना के बीहड़ों को लेकर और चंबल नदी के बीहड़ों को लेकर के, ठीक है, तो ये क्षेत्र कौन से होते हैं, बांगर वाले। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा इसमें सही होगा, बांगर मृदा। अगला प्रश्न है, सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण बांगर मृदाओं में किसकी कमी हो जाती है। सघन कृषि का मतलब समझ लो पहले। सघन का मतलब है कि लगातार कृषि करना, लगातार का मतलब है कि मिट्टी को या कह सकते हैं जमीन को या खेत को बिल्कुल भी गैप ना दे पाना, ठीक है, जब कोई गैप नहीं मिलेगा तो मिट्टी में किस मात्रा की वजह से, किन चीजों के, किन अवयवों के पाए जाने से फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो हमें क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है पौधों के लिए, नाइट्रोजन की आवश्यकता है। देखो एक रेगिस्तान है जिसको हम सब लोग जानते हैं सहारा डेजर्ट के नाम से, सहारा रेगिस्तान के नाम से, ठीक है, और सहारा रेगिस्तान की बात करी जाए तो यहां पर इतनी धूप आती है कि अगर इस पूरे रेगिस्तान पर हम लोग सोलर पैनल लगा लें तो समझ लो जितनी दुनिया की जरूरत है, पूरी दुनिया को जितनी बिजली की जरूरत है उससे भी ज्यादा बिजली उत्पादित कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी नहीं बना रहे। और कहीं ना कहीं ये जो है सहारा रेगिस्तान पर अगर ऐसा कर दिया तो समझ लो मामला उलट जाएगा, पृथ्वी का जो संतुलन है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। प्रकृति अपना संतुलन खुद बना लेती है, ठीक है, मेन चीज ये आती है। अब बात ये आती है मान के चलो उससे फायदा क्या है, तो एक जगह पाई जाती है जिसको हम सब लोग जानते हैं अमेजोन वन के नाम से या अमेजोन का जंगल के नाम से। ये माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान से उड़ करके धूल जो होती है या कण जो होते हैं वो मिट्टी के कहाँ पहुंचते हैं, अमेजोन के जंगल में पहुंचते हैं। और फायदा क्या होता है वहां जाकर, वहां फायदा ये होता है कि जो रेतीली भाग में या रेतीली मिट्टी जो वहां से उड़ती है सहारा डेजर्ट से और अमेजोन तक पहुंचती है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन वहां की जो भूमि है वहां पर पेड़ तो है नहीं, जो सीधी सी बात है नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पा रही है। वही मिट्टी जो नाइट्रोजन के साथ वहां पहुंचती है वो पेड़ों को एक उर्वरक का काम करती है, प्राकृतिक उर्वरक का, ठीक है, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं वहां के जंगल हैं बहुत ज्यादा हरे भरे और बहुत ज्यादा बड़े सघन जंगल पाए जाते हैं अमेजन के वन में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है हमारे लिए, नाइट्रोजन की, और दूसरी क्या जरूरत होती है, फास्फोरस की, ठीक है। तो हमें ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों चीजें ऐसी होती हैं जिसकी क्या हो जाती है, बांगर मृदा में कमी हो जाती है और इसी वजह से वो मिट्टी कैसी हो जाती है, बांगर हो जाती है। अगर वहां ये दोनों चीजें मिलती रहें तो मिट्टी कैसी रहेगी, उपजाऊ रहेगी। लेकिन उपजाऊ नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों जगहों की क्या हो जाती है, वहां पर कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, ए और बी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठार की मृदा को क्या कहा जाता है, बघेलखंडीय मृदा, पूर्व प्रादेशीय मृदा, बुंदेलखंडीय मृदा या पठारीय मृदा। प्रेम सिंह, हाँ प्रेम सिंह, हाँ बताओ, प्रश्न सामने। ऑप्शन बघेलखंडीय मृदा, अच्छा, हाँ फुरकान, बी ऑप्शन पूर्व प्रदेशीय मृदा है, अच्छा हाँ, तो सी बुंदेलखंडीय मृदा, अच्छा सचिन, सी अमन, डी पठारी मृदा। अच्छा देखो मुख्य तौर पर बात करी जाए तो कल मैंने तुम लोग को एक मृदा पढ़ाई थी और उसको बताया था बुंदेलखंडीय मृदा। कौन सी पढ़ाई थी, बुंदेलखंडी, और ये बताया था इसका जो निर्माण हुआ है वो पठारीय भागों से हुआ है, यानी बुंदेलखंड या विंध्याचल साइड के जो पर्वत हैं उनसे उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ। कल मैंने बताया था झांसी महोबा वाले जो क्षेत्र हैं जो एमपी के बॉर्डर से लगे हुए हैं वहां सारी की सारी कौन सी मृदाएं हैं, बुंदेलखंडीय मृदाएं। बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसी कारण उस मृदा को हमने किस भाग में बांट दिया, तो बुंदेलखंडीय मृदा में बांट दिया। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बुंदेलखंडीय मृदा। क्या चाहिए, दोबारा बोलो ऑप्शन, हाँ बुंदेलखंडीय मृदा, इसमें सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो
छोड़ दिया इस प्रश्न के लिए तुम्हारे लिए। चलो अगला प्रश्न है, लाल परवा, मांड, राकड़ तथा भोंटा कहाँ की मृदा है? कल पढ़ाई थी ये सारी की सारी मृदाएं, तो कहाँ की मृदाएं ये सारी की सारी? ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? बुंदेलखंड वाली। ठीक है, तो बुंदेलखंड की है। टिक लगा नहीं, वो पीडीएफ नहीं चल रही। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से किन मृदा प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है? प्रस्तर का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ। हाँ, प्रस्तर का मतलब होता है परत। ठीक है, प्रस्तर का मतलब होता है परत। ठीक है, यहीं से जैसे हम लोग प्लास्टर कहते हैं तो वहीं से हमारा परत होती है, जैसे मृदाओं की लेयर बन जाती है, उसको क्या कहता है? प्रस्तर कहा जाता है। तो यही कहना चाह रहा है कि निम्न में से किन मृदा प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है? पहली है भोंटा मृदा, मांड मृदा, परवा मृदा या राकर मृदा। ठीक है, हाँ फिरोज। बी मांड मृदा है। अच्छा हाँ अभिषेक बी, अंकित डी। अच्छा तुक्का मार रहे हो या कुछ याद भी रह गया? ठीक है, तुक्का ही मार रहे हो। अच्छा चल, कल पढ़ाया तो था वैसे, ये बात नहीं बताई थी। अच्छा बताने को भूल गया हूँ तो ऐसा हो सकता है। ठीक है हाँ चलो, देखो अगर प्रस्तरों की बात नहीं हुई थी इसलिए देखो यहाँ पर एक बात करी जाए तो हमें यह देखना होता है कि दोमट मिट्टी जो होती है वो कहाँ प्राप्त होती है इनमें से। ठीक है, दोमट मिट्टी का ध्यान रखें, कहाँ प्राप्त होती है? भोंटा मृदा में प्राप्त होती है। कहाँ पर होती है? भोंटा मृदा में जो है हमें दोमट मिट्टी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, कौन सी मृदा? भोंटा मृदा। चलो हाँ भुंटा तो कह ही दोगे और क्या करोगे। अगला प्रश्न है, शांति से बैठो। कृष मृदा को स्थानीय भाषा में रेंगुर या कपास मृदा कहा जाता है। ठीक है, पहले से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे रेंगुर मृदा और कपास मृदा को लेकर, लेकिन ऑप्शन ये लगाना है हमारे लिए कि इनमें से कौन सा दूसरा नाम इन दो मृदाओं का है, यानी रेंगुर या कपास मृदा जिसको बोलते हैं उनमें से इसका और कौन सा नाम है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है प्रश्न या पूछना चाह रहा है। पहला है भूड़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल मृदा और चौथी है परवा मृदा। अब देखो ऑप्शन बहुत ज्यादा हिंट दे रहा है हमारे लिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर इसमें सिर्फ इतना होता कि रेंगुर मृदा को कहा जाता है तो कठिन काम था, लेकिन इसमें एक चीज कह दी गई, कपास मृदा। और कपास कैसी मिट्टी में पाई जाती है? काली मिट्टी में पाई जाती है, या काली मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है कपास के लिए, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, काली मृदा। ठीक है, तो रेंगुर या कपास मृदा को और क्या कहा जाता है? काली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, चलो कल लिखवाया था ये भी। किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है? ऑप्शन ए मांड मृदा, दूसरा परवा मृदा, तीसरा लाल मृदा और भोंटा मृदा। नितिन मांड मृदा। अच्छा विजय मांड मृदा। दीक्षा अच्छा, नीतू ए मांड मृदा। ठीक है, ये सही ऑप्शन है, यानी मांड मृदा जो है उसमें 60% क्या पाया जाता है? सिलिकेट्स के कण पाए जाते हैं, यानी जिसको सिलिका बोलते हैं हम लोग। 15% लोहा आयरन और 25% क्या पाया जाता है इसमें? एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। मांड मृदा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले में पाई जाती है? जिलों के नाम नहीं दिए, क्षेत्रों के नाम दिए हुए। ठीक है, पश्चिमी सीमा जिलों में, पूर्वी सीमा जिलों में, दक्षिणी सीमा जिलों में और उत्तरी सीमा जिलों में। देखो उत्तर प्रदेश का नक्शा सामने है, और एक चीज ध्यान रखना, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? उत्तरी है, नीचे वाला दक्षिणी है, इधर वाला पूर्व, इधर वाला पश्चिम है। ठीक है, अब जिससे पूछा जाए वो बताएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, बॉक्सर। सी ऑप्शन। अच्छा हाँ विकास दक्षिणी। अच्छा के बाद वेद प्रकाश। सी ऑप्शन भुवनेश। हाँ गोल पे ना मिल रहा, सी लगा दो। देखो सुन कौन सा है? बी ऑप्शन, सबका बी है। अच्छा, पूर्वी सीमा जिलों में। देखो मांड की बात करी जाए तो कल बात हुई थी, जहां पर नदियों का प्रवाह ज्यादा है वो सारे के सारे क्षेत्र कैसे क्षेत्र में आते हैं? मांड मृदा वाले क्षेत्र में आते हैं। और ज्यादातर जो नदियां हैं वो उत्तर से पूर्व से को लिए बहती हैं। ठीक है,
अगर इसी में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है उधर से उत्तराखंड से होती हुई ज्यादा नदियां आती हैं पश्चिमी वाले क्षेत्र से। ठीक है, देखो उत्तराखंड से ऊपर से उतरती है नदियां, ये कौन सा क्षेत्र आता है? पश्चिमी क्षेत्र आता है। तो हम लोग अगर बात करें कि ज्यादातर मांड मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से जिलों में पाई जाती है, तो पश्चिमी सीमा जिलों में। कौन से में पाई जाती है? पश्चिमी सीमा जिलों में। उत्तराखंड से नदियां उतरती हैं और पश्चिमी क्षेत्र में होते हुए पूर्व के लिए बहती हैं। ठीक है, इसलिए इस बात का क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि कौन से जिलों में पाई जाएगी? पश्चिमी सीमा जिलों में पाई जाएगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, राकर मृदा उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है? मैदानी भाग में, पर्वतीय या पठारी ढालों पर, जल प्लावित क्षेत्रों में, या नदियों के किनारे पर? ठीक है, अतुल बताओ। नदियों के किनारे पर राकर मृदा कल तो पढ़ाया था। अच्छा, कल राकर मृदा पढ़ाई तो थी, पढ़ाई थी राकर मृदा लास्ट में, लेकिन ध्यान ही नहीं था सबका। बातें कर लो पहले आराम से। ठीक है, हाँ क्या? नहीं उसकी नहीं पढ़ी है अभी। ठीक है, नोट्स कल ही लिखवाए थे, नोट्स भी नहीं दिए हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, और कोई बताएगा जिसे याद आ रहा हो थोड़ा? स्वाति? अच्छा हाँ, ऑप्शन बी, हाँ बी सही है इसका। ठीक है, पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर। कौन सा? पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो, कल वाली वीडियोस काम चल गया क्या? अच्छा गोल मार दिया। चलो ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसका, पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाईफाई का पूरा सदुपयोग कर रहे हो। चलो देखो अगला प्रश्न है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? देखो लाल मृदा को अगर हम बात करी जाए तो लाल मृदा जो पाई जाती है वो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों। कैसे हो? पर्वतीय क्षेत्रों। और ज्यादातर ये पर्वतीय क्षेत्रों की बात करी जाए तो किधर साइड में? बुंदेलखंड साइड में है। कौन से? बुंदेलखंड और बघेलखंड वाली साइड में है। ठीक है, और इधर के, हाँ तो इधर के सही अगर बात करी जाए तो कौन से डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे? मिर्जापुर और सोनभद्र, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धशान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भोंटा मृदा पाई जाती है, राकर मृदा पाई जाती है, परवा मृदा पाई जाती है, या लाल मृदा पाई जाती है? ठीक है, क्षेत्रों की बात करी जाए तो दोनों चीजें कह रहा है, बेतवा और धासन नदियों के जल प्लावित क्षेत्र। किसमें? जल प्लावित क्षेत्र में। अभी कुछ बात हुई थी कि इधर जो नदियां बहती हैं उधर कैसे क्षेत्र हैं? उधर सारे के सारे कैसे हैं? पर्वतीय पठारी क्षेत्र है। और अभी बात करी मैंने कि इस वाले क्षेत्रों में ज्यादातर, अभी पीछे वाले क्वेश्चन पे बात थी कि कैसी मृदा है? लाल मृदा है। कैसी मृदा है? लाल मृदा है। तो ध्यान रखेंगे, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धशान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन डी सही होगा। कौन सी मृदा? लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? मृदा अपरदन तो समझते हो, क्या होता है मृदा अपरदन? कोई एक जानकारी दो। मिट्टी का कटान, यानी मिट्टी जो कट जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी बात ये कहना चाहता है कि किन कारणों से जो है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मृदा अपरदन का काम हो रहा है। पहला ऑप्शन है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु द्वारा होता है। भाई अगर मृदा अपरदन की बात की है तो रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसमें जो धूल होती है, रेत होती है, वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह हो जाती है, कट जाती है। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही बात है। दूसरा है, तराई क्षेत्र में दलता है। अब जब तराई वाला क्षेत्र है वहां पर मृदा किस वजह से कट रही है? नदियों में जो बाढ़ें आ रही हैं, नदियों का प्रवाह तेज हो रहा है, उनकी वजह से कट रही है। वनस्पतिक क्षेत्रों में कटाई के कारण, ये बात भी सही है। तो जो वनस्पतिक क्षेत्र हैं, जहां जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, वहां अगर कटाई कर दोगे तो मृदा रुकेगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि मृदा जो वृक्ष होते हैं, जंगल होते हैं, वो मृदा अपरदन को रोकने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। और इसी बात को अगर हम देखें तो ये तीनों ऑप्शन क्या बैठते हैं? हमारे सही बैठते हैं। इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन, जिसको कहेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है, प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित होता है? ठीक है, प्रश्न दोबारा सुनो, प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित होता है? यानी जिनमें से कौन से में सबसे ज्यादा होती है बात। ठीक है, ये कल नहीं पढ़ाया था, तो ध्यान रखेंगे। ये क्या सही होगा? इटावा वाले क्षेत्र में। कौन से वाले क्षेत्र में? इटावा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब नालिका अपरदन की बात की जाए तो इसकी बात करते हैं, नदियों के प्रभाव की वजह से कटती चली जाए, जहां नदियां जाती हैं उसके आसपास का क्षेत्र अपने आप कटता चला जाता है उनके प्रभाव के कारण से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है?
ठीक है, तो किस जिले में होता है हमारा, इटावा वाले में, क्योंकि सेम अगर बात करी गई अवनालिका अपर्दन को लेकर तो वो भी सबसे ज्यादा वहीं हो रहा है, अलीगढ़ में कोई नहीं कट रही कहीं पे जमीन, ठीक है, अवनालिका अपर्दन नहीं हो रहा, बुलंदशहर में भी नहीं होता और आगरा में भी नहीं होता है, सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इटावा में होता है, तो सर्वाधिक अपर्दन भी कहां होगा, इटावा में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, बताओगे अभी एक एक करके। हाँ वेद प्रकाश, पश्चिमी क्षेत्र, अच्छा हिमांशी, बोलो, पश्चिमी क्षेत्र, अच्छा रविता, बी पूर्वी क्षेत्र, अच्छा नीतू, नहीं पता, अच्छा पीछे तनु, ए ऑप्शन। देखो एक चीज सुनो, मेरी बात देखो, ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी क्षेत्र, कारण क्या है, देखो ज्यादातर हाँ इधर वाले क्षेत्र में जैसे बढ़ते चले जाओगे तो राजस्थान वाला क्षेत्र आता रहेगा, और इसी कारण से वहां पर वायु मृदा अपरदन क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र बढ़ता चला जाता है और मृदा अपरदन वायु के द्वारा होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बांगर मृदा क्षेत्र में कंकड़ तथा कठोर मृदा के टीले मिलते हैं, ऑप्शन सही बात है। दूसरा है, बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है, हाँ देखो अगर बात करी जाए तो होती है, लेकिन क्या होता है, ज्यादा जो फसल चक्र नहीं अपनाया जाता तो ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, जबरदस्ती गलत। अगला है, बांगर मृदा क्षेत्र में मृदा परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है, ठीक है, तो मृदा की बात करी जाए तो मेन चीज ये बात करते हैं हम लोग कि ये क्या रहेगा, बांगर मृदा में अगर बात करते हैं तो ये क्षेत्र में मृदा पारंपरिक और अधिक गहरी होती है, ठीक है, बिल्कुल होती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वर्तमान समय की बात किया, जिस समय ये मृदा बनी थी, यानी अगर बात करें बांगर मृदा का जिस समय निर्माण हुआ था उस समय उसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता था और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या हो चुकी है, पूर्ण रूप से लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि लोगों ने वहां पर क्या नहीं अपनाया, फसल चक्र नहीं अपनाया, ठीक है, लेकिन अधिकता होती है, यानी वर्तमान समय की बात कर रहा है, अधिकता थी होता तो सही होता हमारा यहाँ पर, ठीक है, अधिकता होती है, वर्तमान समय की बात है, और आज के समय में वहां की जमीन बंजर या बीहड़ होने लगी है, कारण क्या है कि फसल चक्र न अपनाने के कारण से वहां की जमीन में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों क्या हो गए, लगभग समाप्ति की ओर है, खत्म होने की ओर है, ठीक है, इसीलिए अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन पहला सही है हमारा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, कौन सा सही है, सी सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, अब ये पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखना पड़ते समय कि निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। पहला देखो, खादर मृदा हल्के भूरे रंग की मृदा है, बिल्कुल सही बात है, खादर मृदा में चूने की अधिकता तथा पोटास की कमी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, ज्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है, क्या होती है, ज्यादा होती है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें एक ही तो मिलेगा इन चार में से, तो सीधी सी बात है हमारा यही गलत हो जाएगा, कभी भी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये वाला हमारा सही है तो ठीक है, वैसे समय बर्बाद मत करो। चलो तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है, सही होगा, क्यों, क्योंकि खादर मृदा में और चूने की अधिकता और पोटास की कमी होती है, नहीं होती है, ज्यादा होती है, ठीक। चलो अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। भोंटा मृदा में कौन से अनाज पाए जाते हैं, मांड में कौन से पाए जाते हैं, परवा में कौन से पाए जाते हैं और राकड़ में कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो भोंटा मृदा की बात करी जाए, यहां पर कौन से अनाज पाए जाते हैं, मोटे अनाज, कौन से पाए जाते हैं, मोटे अनाज पाए जाते हैं। वहीं अगर दूसरे की बात करी जाए तो मांड मृदा में मांड मृदा में जो है अगर बात की जाए, इसमें ऑप्शन कुछ गलत लग गया, ठीक है, मृदा अनाज ये नहीं होगा, कुछ और होगा इसमें, या तो मोटे अनाज ही होंगे या फिर कुछ और होंगे, ठीक है। परवा मृदा की बात करी जाए तो परवा में जो पाई जाती है, परवा कौन सी होती है, परतदार, यानी कह सकते हैं जहां पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है, कमी रहती है वहां पर, तो वहां पर ज्यादा क्या होते हैं, ज्वार और चना होता है, ठीक है। उसका राकड़ मृदा में तिल और चना पाया, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है हमारा, नहीं ये सही बैठ रहा है, ठीक है, हाँ ये है सी ऑप्शन, ठीक है, हाँ सी ऑप्शन सही होगा, पहले का पहले दूसरे का दूसरा हो जाएगा, वो गलत छप गया है, जो फिर दूसरे तीसरे का चौथा और इसका तीसरा, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो
निम्न में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? नाम लिख के आ रहा है कुछ? जितेंद्र सर का तो नहीं है, बस ये देख लो, बाकी आने दो। चलो अगली बात करिए, तो अगला है मांड मृदा काली मृदा अथवा रेंगुर के समान चिकनी होती है। दूसरा है इस मृदा पर कृषि कार्य दुर्लभ होता है। क्या होता है? कृषि कार्य दुर्लभ होता है। ठीक है, देखो मांड मृदा की बात करिए तो निम्न में से कौन से कथन सही है? अगर मांड मृदा की बात करिए तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मांड मृदा होती है मड की समान होती है। मड किसको कहते हैं? जो लेशा सा बन जाता है, ठीक है, उसको तो मड बोलते हैं। ठीक है, मड की बात करिए तो बिल्कुल चिकनी, जैसे अगर बात करिए अपने यहाँ चिकनी जमीन पाई जाती है, पानी भर जाता है उसमें एकदम फिसल कर गिर जाते हैं, ठीक है, या फिर तालाबों में से निकाली जाती है पुताई वगैरह के लिए, तो चिकनी मृदा होती है। ठीक है, तो कैसी होती है? मांड मृदा चिकनी होती है, सही ऑप्शन है। इस मृदा पर कृषि कार्य दुर्लभ होता है। जो चिकनी जमीन होती है वहां पे देखा होगा, अगर वो सूख जाती है, सूखने के बाद क्या होता है? बहुत बड़े बड़े डैमेज से बन जाते हैं उनके, तो वहां पर कृषि कार्य करना क्या हो जाता है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, मड़वा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। ठीक, इस मृदा में ज्वार, ज्वार का मतलब ज्वार कौन सी समय में हो रही है? खरीफ के समय में। चना रबी की फसल की जाती है। अभी पीछे ये क्वेश्चन आया था इससे संबंधित। ठीक है, तो हमने बात करी थी ज्वार की, मैच वाला ही, ज्वार की और चने की दोनों शुष्क क्षेत्रों में होने वाली हैं, या कह सकते हैं पड़वा मृदा में ही होने वाली खेतियां हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे? सही होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। परवा मृदा को पड़वा पंडुआ मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में ज्वार और चने की खेती या फसल उगाई जाती है। ठीक है, चलो अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राकड़ मृदा लाल भूले रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः पर्वतीय या पठारी ढालों पर पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात है इस मृदा में तिल और चने की खेती होती है। तो राकड़ मृदा की अगर हम बात करें या इस क्वेश्चन की बात करें तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे? सही होंगे, यानी ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी नंबर सही होगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल मृदा मिर्जापुर झांसी चंदौली ये जेलों में नहीं पाई जाती, जिलों में पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, एक ही इसमें लिख प्रिंट नहीं हो पाया। ठीक है, दोनों कथन सही होंगे। ये वाला सही है फिलहाल, दूसरा भी पता नहीं अब सही है नहीं, मैंने ध्यान नहीं करा। चलो हाँ, नहीं अब जो भी है इसका तो क्लियर नहीं कर सकते अभी, है ना, लेकिन एक सही है फिलहाल जो भी है सामने अपने। अगला है, निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? प्रदेश में वायु मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो गर्मी में क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। और मृदा अपरदन की बात करें तो गर्मी जब पड़ती है उसके बाद बरसात भी होती है, और बरसात से भी मिट्टी कटती है। तो ये बात भी सही होगी कि प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। प्रदेश के आगरा मथुरा इटावा जिलों में मृदा अपरदन से ज्यादा प्रभावित है। क्या वास्तव में ये ज्यादा प्रभावित है मृदा अपरदन? देखो जब बारिश से अगर कटा होगा तो इटावा सामने रख दिया, और इटावा है तो इसका मतलब ये सब भी है ही है। एक देखो क्लू ढूंढना होता है, हम देखो एक दूसरे से अटैच कर करके। इटावा हो गया, भले ही हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता, इटावा का तो पता है यहाँ पर हो रहा है मृदा अपरदन, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये ऑप्शन भी क्या होगा हमारा? सही होगा। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतनी थी आज की क्लास, यानी कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट वाली क्लास। अब आगे बात करते हैं दूसरी बात की। ठीक है,